हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है साइंस की, और साइंस के वे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी के जो है कई कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैडम एक क्लास है वो लास्ट में आप साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और करवा दीजिए जिससे हमारी और अच्छी तैयारी हो सके। तो मैं आपके लिए एक और साइंस की क्लास है वो ले आई हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके जो साइंस के क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्लास है शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है और अच्छे से इसका रिवीजन करना है। और स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैडम अभी जब हम टेस्ट लगा रहे थे उसमें कम नंबर आते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना। आप ये करिए, आप अब टेस्ट मत लीजिए या मत करिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपके टेस्ट है वो बचे हुए हैं, तो आप उन टेस्ट का सिर्फ सॉल्यूशन कीजिए, उसको सीधा सबमिट करके उसके आंसर का सीधा है आप रिव्यू कर लीजिए। ये आपके लिए वेरी बेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो आपके बचे हुए टेस्ट है तो उसका आप एक बार रिव्यू कर लेना, जैसे कि आपको सीधा सबमिट करके उनको है वो उनके आंसर और उनका सॉल्यूशन कर लेना है। तब आपके वो टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है वो हमें कम से कम करनी है। अब आपको पता है कि आरपीएससी ने है वो 5वां एक और ऑप्शन दे दिया है, जिसको जब हम 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं करते और जब हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना होता है तो हमें ई ऑप्शन है उस पे जो गोला है वो ब्लैक करना है, तो उस गोले को भरना है। तो आप याद रखना कि आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं करना, उसमें आपको ई ऑप्शन यानी आपको जो 5वां गोला दिया हुआ होता है वो भरना होगा। और आपको कम से कम है वो नेगेटिव मार्किंग करनी है। ये नहीं कि आप 130 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कराए, उसमें से आपके है वो 40 क्वेश्चन है वो क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, फिर उसमें से फिर आपके रोम के जो नंबर है वो कट गए। तो इससे अच्छा है कि आप है चाहे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट है वो 110 ही करे, लेकिन चाहे 100 ही करे, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग है वो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी आपको है वो प्रैक्टिस करनी है, इतना सा ध्यान रखना है। तो और बाकी आपका तैयारी आपने बहुत अच्छे की है, हमने सारा का सारा सिलेबस है वो अच्छे से कवर किया है। तो अब हमें बिल्कुल बिना डरे है वो एग्जाम में देना है। काफ़ी अच्छा एग्जाम होगा। बस हमें क्या है 100+ मार्क्स लाने हैं और इतने ही हमें बस सिर्फ प्री है वो क्वालिफाई करना है। हमें ना प्री में 140 नंबर लाने ना बात, हमें सिर्फ है वो क्या है ओनली कवर करना है कि हाँ हमारा है जो प्री है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हमारा टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। हर्पीज रोग की जांच पीसीआर टेस्ट द्वारा की जाती है। एड्स रोग का पूर्ण नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। और रेबीज या जलबीती या हाइड्रोफोबिया रोग का रोग कारक है वो रूबियोला वायरस है। इसमें से हमें बताना है असत्य कथन। तो असत्य कथन की बात करें तो हर्पीज रोग की जांच पीसीआर टेस्ट के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। पीसीआर टेस्ट यानी आपका पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, इस टेस्ट के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। एड्स रोग का जो पूर्ण नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी बिल्कुल सही है। एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं, ये भी सही है। जो असत्य है वो है ऑप्शन है बी। रेबीज हो या जलबीती या फिर हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इस रोग का रोग कारण होता है रैबिडो वायरस होता है, रैबिडो वायरस होता है। तो आप ये याद रखना। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा जो कि गर्ल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बॉम्बे वर्ल्ड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रक्त समूह की खोज वर्ष 1952 में वाई.एम. भेड़े द्वारा की गई। इस रक्त समूह को एच और OH रक्त समूह भी कहा जाता है। और इस रक्त समूह वाले लोगों का जो रक्त है वो केवल AB रक्त समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इसमें से जो सही कथन है वो हमें चुनना है। सही कथन की बात करें तो आपका ऑप्शन कथन A और B बिल्कुल सही है, लेकिन C गलत दिया हुआ है। और C में गलत क्या दिया गया है कि जो इस रक्त वाले लोगों को रक्त केवल है AB रक्त समूह को नहीं, A, B
और ओ, इन तीनों रक्त समूह के व्यक्तियों को इसका रक्त है वो दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही कथन है। अगर हम इस रक्त समूह की बात करें तो ये सबसे पहले है, ये कहाँ पाया गया था? बॉम्बे में पाया गया था, बॉम्बे में देखा गया, इस कारण इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो कहा गया। इसकी जो खोज है वो 1952 में वाई.एम. भेड़े के द्वारा की गई। बॉम्बे रक्त समूह को एच या OH भी कहा जाता है। इसमें एंटीजन ए, बी ये आदि है वो H से बनी होती हैं। ए बी जो एंटीजन होगी वो H से बनी होती हैं, यानी कि जो रक्त समूह है ए बी और ए बी इनमें है वो H है वो उपस्थित होता है। लेकिन अगर हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें H है वो अनुपस्थित होता है। और इसमें जो इस समूह के जो व्यक्ति होते हैं जिनमें ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उनको सिर्फ इन्हीं का रक्त है वो चढ़ाया जा सकता है, बाकी का नहीं। हाँ, लेकिन जो ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप वाले व्यक्ति होते हैं उनको बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो चढ़ाया जा सकता है। तो ये चीजें आप याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से केवल वायरस जनित रोग दिए गए हैं? पोलियो, माइलाइटिस, चेचक, डेंगू, प्लेग। डेंगू, हेपेटाइटिस, प्यूरिटिसिस, बोटुलिज्म। हर्पीज, खसरा, रेबीज, एड्स और छोटी माता एंथ्रेक्स, टाइफाइड और हेजा। अगर हम बात करें केवल वायरस जनित रोग की बात करें तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है थर्ड। आपके जो वायरस जनित रोग होते हैं वो कौन कौन से होंगे? जैसे पोलियो माइलाइटिस, ये वायरस जनित है। चेचक यानी जो बड़ी माता स्मॉल पॉक्स बोलते हैं वो भी आपके वायरस जनित है। लेकिन जो आपके प्लेग है जिसे काली मौत भी बोलते हैं, ये क्या होता है? ये होता है जीवाणु जनित। ये क्या होता है? जीवाणु जनित होता है। अगर डेंगू, हेपेटाइटिस और पर्ट्यूसिस और बोटुलिज्म की बात करें तो इसमें जो पर्ट्यूसिस है यानी काली खांसी, ये भी किसी है? जीवाणु जनित है। हर्पीज, खसरा, रेबीज, एड्स, इसके अलावा पोलियो माइलाइटिस और बड़ी माता यानी चेचक, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता यानी जो चिकन पॉक्स होता है, डेंगू होता है, हेपेटाइटिस होता है, खसरा हो गया, खसरा मिसल्स यानी खसरा को मिसल्स बोलते हैं, गल्स हुआ हो गया, जर्मन खसरा हो गया, या फिर इसके साथ ही जो जिका रोग, निपा रोग, स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू, ये सारे होते हैं, सार्स ये होते हैं, ये सारे के सारे वायरस जनित होते हैं। एंथ्रेक्स है, ये क्या है? जीवाणु जनित है, इसलिए हमें इसमें क्या बताना था? वायरस जनित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है? अत्यधिक एल्कोहल के सेवन से शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी का संग्रहण मनुष्य के शरीर की बड़ी आंत में होता है और विटामिन सी को प्रतिस्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है और विटामिन सी की प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें जो असत्य दिया हुआ है वो दिया है आपका ऑप्शन 2। अगर हम बात करें अत्यधिक एल्कोहल के सेवन से शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि जो विटामिन सी होता है ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन है और जल में जो घुलनशील विटामिनों की आवश्यकता से अधिक मात्रा का अगर यूरिन का उत्सर्जन होता रहता है, ठीक है, तो उस वजह से शरीर में इसका विशेष है वो संचय नहीं हो पाता, शरीर में ज़्यादा संचय नहीं हो पाता। जो एल्कोहल करेगा वो ज़्यादा यूरिन करेगा और उसी वजह से है ज़्यादा यूरिन के उत्सर्जन से शरीर में इसका विशेष संचय नहीं होगा और फिर है कि इसमें है क्या हो जाएगी? एल्कोहल के सेवन में शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। साथ में ही इसमें क्या होता है कि इसे वो प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये शरीर में संचय नहीं होता। तो विटामिन सी की प्रतिदिन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। एल्कोहल सेवन से शरीर में विटामिन सी की कमी होगी, ये भी सही है। विटामिन सी को प्रतिस्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है, ये भी सही है। और जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिससे क्या होगा कि घाव हो जाएंगे, वो घाव भरने में वो महीने लग जाते हैं, घाव भरने में महीने लग जाएंगे। तो जो विटामिन सी होता है उसको प्रतिस्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ताम्र प्रदूषण से बचाने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? एल्यूमिनियम की, जस्ते की, शीशे की और टिन की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टिन की। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए जो पित्तल के बर्तन होते हैं उसमें टिन जो धातु होती है
टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है। तांबर एवं जस्ते की जो मिश्र धातु होती है वो क्या होती है, पित्तल होती है। मिश्र धातु क्या होती है, पित्तल। तो अगर आपसे पूछ ले कि पित्तल में क्या क्या होता है, तो इसमें आपका तांबा और जस्ता होता है इसमें। और अगर हम देखें कि तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है वो कौन सी होती है, तांबा प्लस टिन। तो ये होती है आपकी कांसा। ये क्या होती है, कांसा, जो विद्युत के कुचालक होते हैं। और लोहे एवं जो इस्पात होता है उसे जंग से सुरक्षित करने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की यानी जिंक की चढ़ाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। इसमें हम असत्य कथन देखेंगे। सूर्य के प्रकाश का धरातल से टकराकर लौटने की घटना एल्बिडो प्रभाव कहलाती है। बिल्कुल सही दे रखा है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या जितनी अधिक होती है खाद्य जाल उतना ही अधिक जटिल बनता है। ये भी बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो मिलकर क्या बनाती है, खाद्य जाल बनाती है। तो जीवों की संख्या जितनी अधिक होगी खाद्य जाल उतना ही अधिक जटिल बनेगा। पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम दोनों अलग अलग देखें कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है, तो कृत्रिम प्रकार के देखें इसमें जो एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे बगीचा हो गया, खेत हो गया, और क्या हो सकता है, एक्वेरियम हो गया। इसका एक और क्या हो सकता है, एक्वेरियम। तो ये इसके जो आपके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है उसके एग्जाम्पल है। प्राकृतिक के देखेंगे तो जैसे तालाब हो गया, और वन हो गया, झील हो गई, महासागर, घास के मैदान, ये होते हैं आपके पारिस्थितिक तंत्र है प्राकृतिक प्रकार के। ठीक है। अब अगला है कि किसी एक प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति को नष्ट करना है वो अनुक्रमण कहलाता है। नहीं, किसी एक प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति को प्रतिस्थापित करना है वो क्या कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th आ जाएगा, जो कि असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह प्रजाति जिसकी संख्या तो कम होती है लेकिन उसकी महत्ता अधिक होती है उसे कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहा जाता है। और लिंडमैन के अनुसार एक पोषक तत्व से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसके सारे के सारे कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम पहले कथन को देखें, वह प्रजाति जिसकी संख्या से कम होती है लेकिन उसकी महत्ता अधिक होती है उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं जंगल का शेर। क्या मान सकते हैं, जंगल का शेर। ठीक है, ये कीस्टोन प्रजाति होती है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो पारिस्थितिक दक्षता होती है वो कैसे निकलती है, जो आपकी पोषक स्तर की उत्पादकता होती है उसमें अगर हम पूर्व पोषक स्तर की उत्पादकता का भाग दे दें और उससे 100 से गुणा करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, पारिस्थितिकी दक्षता निकल जाएगी। और लिंडेमान का जो नियम है वो हमें सभी को पता है कि केवल 10% ऊर्जा ही आगे स्थानांतरित होती है दूसरे पोषक स्तर में, और जो 90% ऊर्जा होती है वो खर्च हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। घास के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड है वो सीधा बनता है। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। और समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। और ऊर्जा के पिरामिड सदैव ही सीधे बनते हैं। तो इसमें जो अपना असत्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑप्शन 3rd। समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार का जो पिरामिड होता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है, ना कि सीधा बनता है। और ऊर्जा के पिरामिड है वो सदैव सीधे बनते हैं। जो लिंडेमान का जो 10% का जो ऊर्जा का नियम है उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो किस में होती है, उत्पादकों में होती है। किस में होती है, उत्पादकों में। बाकी इसके 3 सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एवं पक्षी समतापी होने के कारण प्रवासन करते हैं।
असमतापी जीवों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ साथ बदलता रहता है। असमतापी जीव सर्दियों में ठंड से बचाव हेतु शीत निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें अगर हम सही कथन की बात करें तो इसमें चारों की चारों कथन है वो बिल्कुल सही है। अगर हम देखें कि समतापी जीव है वो कौन से होते हैं, समतापी जीव की बात करें तो वो होते हैं कि वो जीव जो अपने शरीर का तापमान है वो सदैव ही स्थिर रखते हैं या फिर सदैव है वो समान रहता है। जैसे मनुष्य हो गया, पक्षी हो गया। तो मनुष्य और पक्षी है वो समतापी होने के कारण है क्या करते हैं, प्रवासन करते हैं। तो मनुष्य और पक्षी समतापी होने के कारण क्या करते हैं, आपके प्रवासन करते हैं, बिल्कुल सही है। असमतापी जीव कौन से होते हैं, वे जीव जो अपने शरीर का तापमान है वो स्थिर या समान है वो नहीं बनाए रख सकते। जैसे मछली हो गए, सरीसृप हो गए या उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए और उभयचर हो गए। ये क्या होते हैं, ये असमतापी होते हैं। और असमतापी जीवों के शरीर का तापमान है वो वातावरण के साथ साथ बदलता है, ना कि वो खुद है वो स्थिर रख पाते हैं। तो वातावरण के साथ साथ है वो बदलता रहता है। इसलिए असमतापी जीव है सर्दियों में ठंड से बचाव हेतु शीत निष्क्रिय हो जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विभिन्न ट्रांसपोंडर एवं उनके आवर्ती परास के संदर्भ में असुमेलित है। ट्रांसपोंडर आवर्ती जो कि गीगाहर्ट्ज में दी हुई है और इस साइड है परास। अगर हम एल बैंड ट्रांसपोंडर की बात करें तो इसकी कितनी होती है, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही। एस बैंड की बात करें तो इसकी 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होती है। सी बैंड की बात करें तो इसकी 4 से 8 गीगाहर्ट्ज होती है। एक्स बैंड की बात करें तो इसकी होती है 8 से 12, इसकी क्या होती है 8 से 12 होती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके के बैंड की, तो के बैंड की होती है 18 से 26.5 गीगाहर्ट्ज, 26.5 गीगाहर्ट्ज। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संचार उपग्रह के भाग एवं उनके कार्यों के संदर्भ में जो असुमेलित है वो हमें बताना है। एल्टीट्यूड कंट्रोलर उपग्रह की पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति को सही बनाए रखता है। तो आपका कथन फर्स्ट है, ये बिल्कुल सही है। बस की बात करें तो इसमें उपग्रह के साथ भेजे जाने वाले सभी प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण स्थित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उपग्रह के साथ जो भेजने आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट यानी प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण होते हैं वो इसी में स्थित होते हैं। आगे हम बात करें ऊर्जा तंत्र की। ऊर्जा तंत्र उपग्रह के सभी उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने हेतु इनका है वो यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि ट्रांसपोंडर्स होते हैं, ये एंटीना से प्राप्त संकेतों की आवृत्ति को कम करता है, ये आवृत्ति को कम नहीं करता, ये बढ़ाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि गलत या असुमेलित दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कार्बन नैनो ट्यूब CNT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका प्रयोग ड्रग डिलीवरी में करते हैं, ये रक्त केशिकाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ये जैव रासायनिक संवेदक के रूप में प्रयुक्त होती है, और ये जैव निम्नीकरण है। इसमें से सही कथन कौन से है? तो इसमें जो कथन दे रखे हैं वो सारे सही दे रखे हैं। अगर हम कार्बन नैनो ट्यूब की बात करें तो ये आपके सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, तो या फिर आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड होते हैं उससे बनाया जाता है। और CNT है वो केवल कार्बन परमाणुओं से बनी एक बेलनाकार संरचना होती है, बेलनाकार है वो संरचना होती है। ये इतनी मजबूत होती है कि अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील से 100 गुना मजबूत होती है, 100 गुना मजबूत होती है। इसका यूज है वो ड्रग डिलीवरी में किया जाता है। इसके साथ साथ आपके रक्त केशिकाओं के निर्माण में जो जैव रासायनिक संवेदक होते हैं उनके रूप में इनका यूज किया जाता है। अगर आपसे फुलरीन के बारे में पूछ ले, CNT के बारे में पूछ ले, तो आप बता सकते हैं कि जो CNT है ये फुलरीन का ही एक मॉडिफाइड रूप है। ये CNT है, ये फुलरीन है उसका ही मॉडिफाइड रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपध्वनिक यानी जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल की गति है वो ध्वनि की गति से कम होती है। पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति 1 से 5 मैक के मध्य होती है।
अति ध्वनिक क्रूज मिसाइल की गति 5 मैक से अधिक होती है। क्रूज मिसाइलों की गति के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है। सबसे पहले हम बात करें तो गति के आधार पर जो क्रूज मिसाइल होती है इनकी 3 श्रेणियां होती है। 3। अगर हम सबसोनिक की बात करें, सबसोनिक, तो सबसोनिक की जो मिसाइल की गति होती है वो ध्वनि की गति से कम होती है, लगभग आपके 0.8 मैक, लगभग 0.8 मैक ध्वनि की गति से कम। अगर हम सुपरसोनिक की बात करें, सुपरसोनिक की बात करें तो इस क्रूज मिसाइल की गति है वो 2 से 3 मैक के मध्य होती है, 2 से 3 मैक के मध्य। और अगर हम हाइपरसोनिक की बात करें, हाइपरसोनिक की बात करें तो इस क्रूज मिसाइल की जो गति होती है वो 5 मैक से अधिक होती है, 5 मैक से अधिक होती है। अगर इनके कुछ एग्जाम्पल देखें तो हमारे भारत की जो ब्रह्मोस है, भारत की ब्रह्मोस और आपकी निर्भय मिसाइल है वो क्रूज मिसाइलों के एग्जाम्पल में आती है, यानी वो क्रूज मिसाइलें हैं। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है आपका कौन कौन से सही है, आपके ए सही है और आपका सी सही है। इसकी जो सुपरसोनिक होती है उसकी होती है 2 से 3, 1 से 5 नहीं होती। बी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 ए वैसी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। झूला झूलते हुए लड़की अगर अचानक झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा या फिर घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 घटेगा। अगर झूला झूलती हुई लड़की एकदम से खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल है वो घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उच्च गलनांक वाली धातु है कॉपर, आयरन, टंगस्टन और लिथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 टंगस्टन। टंगस्टन है वो उच्चतम गलनांक वाली धातु है, इसीलिए इसका यूज है वो बल्ब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाह होता है? इसका हम सभी को पता है 10% का होता है, जिसे लिंडेमान का 10% का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम पृथ्वी की सतह पर है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान हो जाएगा 6 केजी, 10 केजी, 60 केजी और 120 केजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3 60 केजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सीटी स्कैन में किन तरंगों का यूज करते हैं? परासर्वे तरंगों का, एक्स रेज का, गामा तरंगों का और कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो एक्स रेज है उनका जो यूज किया जाता है सीटी स्कैन में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। शुरू के जो क्वेश्चन थे वो आपको समझाने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन अब के जो आगे क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा बहुत उनको बताती चलूंगी। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो आगे के क्वेश्चन है वो वन लाइनर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष मिशन जो सूर्य का अध्ययन करेगा, आदित्य L1, मिशन सूर्य, भास्कर L1 और सोलर मिशन। राइट आंसर ऑप्शन 1 आदित्य L1। अगला क्वेश्चन। ऑयल ऑफ विट्रियोल है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? H2SO4 को, HCl को, H3PO4 को या HNO3 को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 H2SO4 है, उसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा है वो किस गैस की होती है? ब्यूटेन की, हाइड्रोजन की, प्रोपेन की और मीथेन की। नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें सर्वाधिक मात्रा है वो मीथेन गैस की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता है की इकाई क्या है? ओम, ओम मीटर, या फिर ओम पर मीटर, या फिर ओम में पर मीटर। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ओम में मीटर। ये ओम मीटर स्क्वायर कर लीजिए आप। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो प्रतिरोधकता है उसकी इकाई होती है ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? HCl व H2SO4 का, H2SO4 व HNO3 का, HCl व HNO3 का, CH3COOH और HCl का। राइट आंसर ऑप्शन 3 HCl व HNO3 का एक्वा रेजिया है वो मिश्रण है। अगला क्वेश्चन। क्वासी और कोर तथा मेरे साम्स रोग है वो किसकी कमी से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट की कमी, वसा,
या फिर प्रोटीन की कमी या विटामिन B1 की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासी ओरकोर तथा मेरेसम्स रोग है होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, मेलिक अम्ल है वो सेब में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? देहरादून में, मोहाली में, हासन में और बेंगलुरु में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, जो इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है वो मोहाली में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल है? नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने जो फर्स्ट पहले क्वेश्चन में करवाया था कि वायरस जनित कौन से होते हैं और आपके जीवाणु जनित है वो कौन से होते हैं। तो अगर हम वायरस जनित की मलेरिया, अमीबिया पेचिस, टिटनस और हेपेटाइटिस, तो आपका जो वायरस जनित रोग होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन फोर्थ ये होता है हेपेटाइटिस। और इसमें वायरस जनित में कौन से आ जाते हैं? वायरस जनित में हेपेटाइटिस तो आ ही जाता है। इसके साथ साथ आपके जो बड़ी माता छोटी माता होते हैं, डेंगू हो जाता है, हर्पीज खसरा हो जाता है, और वहीं पे जो टिटेनस ये क्या होता है? या खांसी हो गई, कुकर खांसी बोलते हैं, एंथ्रेक्स हो गया, प्लेग हो गया, गोनेरियो हो गया, ये सब आते हैं आपके जीवाणु जनित में। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, यूरी गागरिन और राकेश शर्मा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड है यूरी गागरिन। आप कमेंट करके बताना कि यूरी गागरिन है वो किस देश के थे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है? वेगस तंत्रिका, सियाटिक तंत्रिका या फिर ट्रोक्लियर तंत्रिका, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है टू, सियाटिक तंत्रिका है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका है। राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, विटामिन B3 किसके उपापचय में सहायक है? ट्रिप्टोफेन अमीनोमल, टायरोसिन अमीनोमल, वेलिन अमीनोमल या फिर ल्यूसीन अमीनो अमल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन B3 है वो ट्रिप्टोफेन अमीनो अमल के उपापचय में सहायक है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पेरोटिड ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय या थायराइड। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, पोन्स बेरोलाई या हाइपोथैलेमस। राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका टू, सेरिबेलम है वो मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला के खरपतवार है? एस्परजिल्स, एगेरिकस, राइजोम्स और एल्बुगो। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्परजिल्स है वो प्रयोगशाला के खरपतवार है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कैंसर रोग से संबंधित जीन है? हाउस कीपिंग जीन, ऑन्कोजीन, ट्यूमर जीन और रेगुलेटर जीन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है टू, ऑन्कोजीन है वो कैंसर रोग से संबंधित जीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम के खोजकर्ता जिन्हें 1934 में नोबेल पुरस्कार भी मिला? हेराल्ड सी यूरे, नील्स बोर, ओटो होन या फिर अल्फ्रेड वर्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हेराल्ड सी यूरे है वो ड्यूटेरियम के खोजकर्ता है। क्वेश्चन है वो पीछे एग्जाम में पूछा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम जो दूध के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज, रेनिन और प्रोटीएज। तो
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मायोपिया। मायोपिया है वह दृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखती, यानी ये निकट दृष्टि दोष से होता है जिसमें अवतल लेंस का यूज है वो किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर गुआनिन। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। जो स्पाइडर होता है उसमें जो उत्सर्जी उत्पाद होता है वो होता है गुआनिन। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.01%, 0.25, 0.06% और 0.03%। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जो CO2 होती है वो होती है आपकी 0.01%। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइबोजियम और फ्रेंकिया। इसका तो हम सभी को राइट आंसर पता ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, राइजोबियम, ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अनुसंधान कार्यों हेतु विकसित भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, अप्सरा, साइरस, पूर्णिमा और ध्रुव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अप्सरा। और ये अप्सरा कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल की विशिष्ट संरचना में केंद्रीय धातु तत्व होता है, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कार्बन और सोडियम। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू। जो क्लोरोफिल की विशिष्ट संरचना होती है उसमें जो आपका मिड धातु होता है वो होता है मैग्नीशियम। राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है, प्रोटोजोआ से, लाइकेन से, माइकोराइजा से और माइकोप्लाज्मा से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। लाइकेन से है वो लिटमस है वो प्राप्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मैक्स प्लांक, आइंस्टीन, सीवी रमन और बोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मैक्स प्लांक है उन्होंने क्वांटम सिद्धांत है वो दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिरका किसका जलीय घोल है, ऑक्जेलिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। विनेगर है वो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, जैविक रूप से निषेध विवाह है जिसमें जो RH पॉजिटिव हो नर हो और RH पॉजिटिव मादा हो, और RH पॉजिटिव नर हो और RH नेगेटिव मादा हो, और RH पॉजिटिव नर और RH पॉजिटिव मादा, या RH नेगेटिव नर या RH नेगेटिव मादा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टू। जैविक रूप से निषेध वही विवाह होता है जिसमें जो RH पॉजिटिव तो नर हो और RH नेगेटिव मादा हो। तो आपको ये याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। ये मैंने 46 आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।